बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज से हम माइक्रोबायोलॉजी को शुरू करने वाले हैं और सबसे पहले हम क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी को शुरू करेंगे। और क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी में जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उसमें सबसे पहला जो बैक्टीरिया है वो स्टेफिलोकोकस ऑरियस है। उसका हम इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इसके बाद आप अगर बुक ना भी देखें और यही चीज़ें याद कर लें तो ये इनफ है, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर दिया। आपने बस इसको पूरा देखना है। इसके अलावा आप चाहें तो बुक से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है वो सब कुछ मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। एक दो और बात भी जो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में या इस स्लाइड में जो भी कंटेंट है वो सारा लेविंसन की बुक से लिया गया है। और ये जो स्लाइड है वो मैंने खुद प्रिपेयर किया है और इसके अंदर जो जो पिक्स भी मैंने लगाई हैं वो सब बुक से रिलेटेड और बुक के अंदर से ही उठाई हैं। तो आप कुछ सब कुछ बुक से ही मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। जो जो मेन बात है वो सब कुछ मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ इस बेल आइकन को दबा देना है ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिल जाए, क्योंकि इसके बाद भी और ज़्यादा मेडिकल और हेल्थ से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे अपलोड होंगी। तो आपने लाजमी से इसको सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों के साथ भी इसको लाजमी से शेयर करना है, जो आपके मेडिकल स्टूडेंट्स हैं या कोई भी आपके दोस्त हैं जो हेल्थ के रिलेटेड या मेडिकल रिलेटेड वीडियोस को देखना चाहते हैं। तो उनके साथ लाजमी इसको शेयर कर दो, क्योंकि एएम साइंस के जो साइंस हैं वो आपको कहीं और नज़र नहीं आएंगे और मुझे भी आपके साइंस सब्सक्राइबर्स की सूरत में यहाँ पे नज़र आने चाहिए। तो वापस आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो स्टेफिलोकोकस ऑरियस है। तो सबसे पहले स्टेफिलोकोकस ऑरियस को डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ पे इसको फुल पढ़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे जो सबसे पहले बैक्टीरिया होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं ग्राम पॉजिटिव, एक होते हैं ग्राम नेगेटिव। अब जो ग्राम पॉजिटिव हैं उसके अंदर फिर फर्दर क्लासिफिकेशन है, उसमें स्टेफिलोकोकाई हैं और स्ट्रेप्टोकोकाई हैं। अब फिर जो स्टेफिलोकोकाई हैं उस स्टेफिलोकोकाई में जो पहला स्टेफिलोकोकाई में तीन बैक्टीरिया आ जाते हैं। एक स्टेफिलोकोकस ऑरियस है, दूसरा स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइडस है और तीसरा स्टेफिलोकोकस सेफ्रोफाइटिकस है। अब आप यहाँ पे देखें कि मैंने यहाँ पे इन तीन बैक्टीरिया का कलर चेंज कर दिया, क्योंकि ये पहला वर्ड जो है इसका है सेम है। आपने सिर्फ ये तीन नाम याद रखने हैं। अब आपको इस स्लाइड में दो ही कलर नज़र आएंगे, एक येलो और एक वाइट है। जो येलो वाला कलर है ये आपको याद रहना मस्ट है, मतलब आपको ये आए ना आए लेकिन आपको ये तीन नाम लाजमी याद होने चाहिए। इसी तरह आगे जिस तरह इस कलर की तकसीम मैंने आपको समझा दिया, अब आगे आपने खुद समझ जाना है। तो आपने ये तीन नाम इसके याद रखना है कि स्टेफिलोकोकाई में कौन से तीन बैक्टीरिया आते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। उसके बाद है ग्राम पॉजिटिव स्ट्रेप्टोकोकाई। ये इसकी भी आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है। मैं अभी सिर्फ आपको इनके नाम बता रहा हूँ। मेन जो हमने डिस्कस करना है वो स्टेफिलोकोकस ऑरियस ही है। इसके बाद हम प्रॉपर स्टेफिलोकोकस ऑरियस पे चलेंगे। अब जो स्ट्रेप्टोकोकाई है उसमें स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजीन्स है, दूसरा स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्शियाई है और तीसरा स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया है, चौथा स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस है और जो पांचवा है वो थोड़ा इनसे अलग है, वो है एंटेरोकोकस पिकेलस। आपने इसको याद रखना है क्योंकि यही भूल जाता है अक्सर, ये चाह तो याद रह जाते हैं क्योंकि ये स्ट्रेप्टोकोकस है। अब आपने इनका ये जो येलो में लिखा हुआ है ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई जो पायोजीन्स हैं, ये याद रखना है क्योंकि ये दूसरा नाम अक्सर भूल जाता है और यही एमसीक्यूज में आ रहा होता है। इसी तरह ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई जो है वो एक ग्लेक्शियाई हैं और जो न्यूमोकोकस है वो नमूनिया है और जो विरिडेंस हैं उसके आगे दो और बैक्टीरिया आ जाते हैं, उसमें स्ट्रेप्टोकोकस सेंजुइस और स्ट्रेप्टोकोकाई म्यूटेंस। तो आपने इनके नाम याद कर लेने हैं, ये सीधा मतलब रट्टा ही है, इसको आपने याद ही करना है बस। उसके बाद जो है प्रॉपर हम स्टेफिलोकोकस ऑरियस पे आते हैं जो कि ग्राम पॉजिटिव स्टेफिलोकोकाई है। यहाँ पे आई थिंक मैंने गलत लिख दिया, स्ट्रेप्टो लिख दिया, लेकिन ये स्टेफिलोकोकाई है। तो आपने स्टेफिलो और स्टेप्टो का फ़र्क लाजमी याद रखना है, ये अक्सर वाइवा में भी आ जाता है। स्टेफिलो और स्टेप्टो में कौन कौन से बैक्टीरिया आते हैं और उसमें क्या क्या फ़र्क होता है, ये आपने यहाँ से करेक्ट कर लेना है। ये स्टेफिलोकोकाई है, स्टेप्टो नहीं है। उसके बाद हम प्रॉपर आते हैं, सबसे पहले हम इसकी डिजीज़ वगैरह डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्रॉपर हम तरीके से जाएंगे उस पर, ट्रांसमिशन, पैथोजेनेसिस, फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स, लैब डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, सब कुछ डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले जो स्टेफिलोकोकाई है ये जो मोस्ट कॉमन ह्यूमन के जो इन्फेक्शंस होते हैं वो काज करता है। अब यहाँ पे देखें ये कलर्स आप देख सकते हैं। आपने अगर आप सिर्फ येलो कलर को याद रखना है आपके लिए इनफ है,
मतलब जो उसकी वाइट में आगे जो कुछ लिखा हुआ है ये उसकी एक्सप्लेनेशन है, आपको समझाने के लिए है, लेकिन जो मेन बात है वो येलो कलर में लिखी हुई है। आप बस ये 4 वर्ड याद कर लें फॉर एग्जांपल अगर स्लाइड के, तो आपके लिए काफ़ी हैं। अब जो है स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो है मोस्ट ह्यूमन इन्फेक्शन करवाता है कॉमनली। अब जो सबसे पहला इन्फेक्शन है वो है हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया, और दूसरा है पोस्ट वायरल बैक्टीरियल नमूनिया। अब मैंने इन दोनों को इकट्ठा लिखा है ताकि ये याद रहने के लिए आसानी हो जाए, क्योंकि अगर हम एक जैसी चीज़ों या 3-4 एक जैसी चीज़ों को इकट्ठा करके एक जगह पे लिख लेते हैं तो हमें याद रखने के लिए आसानी होती है। अब चूंकि ये लंग से रिलेटेड इन्फेक्शंस करवा रहा है तो मैंने इन दोनों को इकट्ठा कर लिया है। और फिर इसके बाद ओस्टियोमाइलाइटिस ये करवाता है, और सेप्टिक आर्थराइटिस, ये जॉइंट्स के प्रॉब्लम है, तो इन दोनों को मैंने इकट्ठा कर लिया है। तो ये चीज़ आपने लाजमी से देख लेनी है। अब मैं आपको बताता हूँ ये चारों चीज़ें होती क्या हैं। हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया जो होता है ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा होता है। इसको नोसोकोमियल इन्फेक्शन भी कहते हैं, क्योंकि ये अक्सर जो हॉस्पिटल में एडमिटेड पेशेंट होते हैं उनमें तकरीबन 2 से 3 दिनों के बाद ये होना शुरू हो जाता है। अब ये इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई। उसके बाद जो है पोस्ट वायरल बैक्टीरियल नमूनिया क्या होता है। ये ऐसा नमूनिया होता है कि अगर हमें वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन सबसे पहले हुआ है तो उसके बाद अगर हमें नमूनिया हो जाए तो वो पोस्ट वायरल बैक्टीरियल नमूनिया होता है। पोस्ट वायरल यानी वायरल इन्फेक्शन के बाद हुआ है। तो ये हो गए हमारे लंग्स से रिलेटेड इन्फेक्शन। उसके बाद जो जॉइंट्स में ये इन्फेक्शन करवाता है वो ओस्टियोमाइलाइटिस है, जो कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स जिसमें हो जाती है, लेकिन इसमें पेनफुल जॉइंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा। और ये इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस यही है सेप्टिक आर्थराइटिस से, कि सेप्टिक आर्थराइटिस में भी इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स हो रही होती है, लेकिन फ़र्क ये है कि इसमें बहुत पेनफुल होता है, और जो सेप्टिक है उसमें मूविंग एबिलिटी लॉस हो जाती है, क्योंकि वो सेप्सिस मतलब पूरा सब कुछ फैल जाती है उसकी इन्फ्लेमेशन आगे की तरफ, तो वो उसकी जो जॉइंट्स की मूवमेंट है वो बिल्कुल लॉस होना शुरू हो जाती है। तो ये लंग से रिलेटेड इन्फेक्शन करवाता है। इसके अलावा बोन से रिलेटेड भी हैं। उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन यहाँ पे हैं। यहाँ पे लोकल स्किन इन्फेक्शन भी ये करवाता है और डेसिमिनेटेड भी करवाता है। इसके अलावा टॉक्सिन मेडिएटेड भी करवाता है। ये सब कुछ मैं आपको डिस्कस करूँगा, लेकिन आप अगर इस सब के नाम भी याद रख लो तो आपके लिए काफ़ी हैं। सबसे पहले जो इन्फेक्शन है, अगर लोकल स्किन इन्फेक्शन पे आएँ तो सबसे पहला जो है ये पायोजेनिक इन्फेक्शंस करवाता है। पायोजेनिक मींस कि पस, जिसमें जिसे आम अल्फाज में कहते हैं कि पीप बन जाना। तो एब्सेसिस कंटेनिंग पस फुट और मैनी ऑर्गन्स के, मतलब पाँव और मुख्तलिफ ऑर्गन्स में जो एब्सेस करवा देता है उसके अंदर पीप बन जाना, वो करवाता है ये। अब जो है एब्सेस होती क्या है बेसिकली, एब्सेस ये होती है, ये अक्सर ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अक्सर एग्जाम में आता है कि एब्सेस क्या होती है। एब्सेस जो होती है सेंट्रल रेज्ड एरिया होता है जिसमें कोई वाइटिश या येलोइश पस बनना शुरू हो जाती है और इर्द गिर्द उसके रेडनेस वगैरह हो जाती है। ये मैं आपको एक पिक्चर भी दिखा देता हूँ। ये वाली अगर आप पिक्चर देखें तो इसमें ये जो सेंट्रल रेज्ड एरिया यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसके अंदर वाइटिश येलोइश पस भी बनी हुई है, और इसके इर्द गिर्द यहाँ पे एरिथीमा है। एरिथीमा जो होता है वो रेडनेस या इंक्रीज ब्लड फ्लो हो जाए तो उसको बोलते हैं। तो ये पिक्चर भी लेविंसन से ही ली हुई है। इसके अलावा जो दूसरा ये स्किन इन्फेक्शन करवाता है वो है फ्रंकल्स एंड बॉयल्स। अब फ्रंकल्स एंड बॉयल्स जो होते हैं ये होते हैं कि अगर हेयर फॉलिकल्स में कोई इन्फेक्शन हो जाए, बिल्कुल अगर वो स्किन को इन्वॉल्व ना करे, तो वो होता है फ्रंकल्स एंड बॉयल्स। ये टर्म्स आपने याद रखनी है, आपको उनके नाम आ जाएं या उसकी थोड़ा बहुत डेफिनेशन पता हो तो वो काफ़ी है। उसके बाद जो है कार्बंकल। कार्बंकल भी फ्रंकल एंड बॉयल की तरह ही होता है, लेकिन ये स्किन को इन्वॉल्व कर लेता है। इसमें मल्टी हेडेड एब्सेस बनना शुरू हो जाती है स्किन के अंदर, या आपकी बैक पे या नेक पे ये बनना शुरू हो जाती है। अब ये जो सब इन्फेक्शन है इनमें पस लाजमी बनेगी, आपने ये चीज़ याद रखनी है, क्योंकि पायोजेनिक इन्फेक्शन है जो स्किन के हैं, इन सब में पस बनेगी, फ्रंकल्स बॉयल्स हों या कार्बंकल्स हों। अब कार्बंकल की यहाँ पे एक पिक्चर है, मैं आपको इससे समझा देता हूँ कि यहाँ पे ये देखें, बैक पे एक मल्टी हेडेड एब्सेस बनी हुई है, येलोइश पस है उसके अंदर, ये बैक ऑफ द नेक पे, ये चीज़ आप यहाँ से समझ सकते हैं। इसके बाद जो अगला इन्फेक्शन स्किन का करवाता है वो सर्जिकल वाउंड इन्फेक्शन है, क्योंकि अक्सर जो पुअर हाइजीनिक या एसेप्टिक मेजर्स ना की जाएं सर्जरी के दौरान, मतलब स्किन के ऊपर, तो उससे भी इन्फेक्शन हो सकते हैं स्टेफिलोकोकस ऑरियस के। तो ये भी आपने याद रखना है। इसके बाद इम्पेडिगो होती है। इसमें क्या होता है कि क्रॉप ऑफ वेजिकल्स बनते हैं, हनी कलर्ड क्रस्ट। ये कैसे होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखें, ये क्रॉप ऑफ वेजिकल्स बन रहे हैं गोल गोल,
इसमें जो फ्लूइड भर जाता है या पस भर जाती है, ब्लिस्टर टाइप बेसिकली होते हैं। और यहाँ पे इसका कलर आप देख सकते हैं कि हनी कलर्ड क्रस्ट हैं, ये बिल्कुल हनी की तरह हैं, शहद जिसे हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इम्पिटिगो ये वाला भी इन्फेक्शन हो जाता है। इसके बाद जो आखिरी है वो है फोलिकुलाइटिस। फोलिकुलाइटिस इसको मैं बैक करता हूँ और यहाँ से आपको समझा देता हूँ। फोलिकुलाइटिस जो है मल्टीपल स्मॉल पस्ट्यूल्स विद पस ऑन चिन एंड नेक, के छोटे छोटे पस्ट्यूल्स बहुत ज़्यादा बन जाते हैं फोलिकुलाइटिस में, चिन के ऊपर या नेक के ऊपर। यहाँ पे एक पिक्चर भी है, मैं इससे भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप इस पिक्चर को देखें, यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये मल्टीपल पस्ट्यूल स्मॉल स्मॉल बने हुए हैं और उसके अंदर ये पस बनी हुई है। तो आप यहाँ से इस चीज़ को देख सकते हैं। उसके बाद जो अगला इन्फेक्शन है वो है, उसके बाद वो तो हो गए लोकल के स्किन के इन्फेक्शन। अब उसके बाद जो होते हैं डेसिमिनेटेड इन्फेक्शंस होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं वो यहाँ पे देख लेते हैं। उसमें सबसे पहले जो है एंडोकार्डाइटिस है, फिर सेप्सिस है, फिर कवासाकी डिजीज़ है, और उसके बाद जो है एन्यूरिज्म ऑफ कोरोनरी आर्टरीज। ये 4 किस्म के इन्फेक्शन जो होते हैं वो डेसिमिनेटेड होते हैं, वो ये बैक्टीरिया करवाता है। अब जो एंडोकार्डाइटिस है वो क्या होता है, वो बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ द एंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ द हार्ट होती है, वो करवा देता है। वो अक्सर जो आईवी ड्रग यूजर्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा ये चीज़ होती है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, और वो भी बहुत ज़्यादा राइट हार्ट का होता है। इसके अलावा जो दूसरा इन्फेक्शन है डेसिमिनेटेड, वो सेप्सिस करवाता है, वो भी आईवी ड्रग्स यूजर्स का भी होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो केमिकल मेडिएटर्स होते हैं वो रिलीज़ होते हैं, उसकी वजह से मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाता है, तो उस वजह से सेप्सिस हो जाती है। अब आप यहाँ पे देखें, मैंने जो एक ही चीज़ से रिलेटेड थे वो चारों इकट्ठे कर दिए। ये हार्ट से रिलेटेड, ये ब्लड से है, ये भी ब्लड से रिलेटेड है, और ये भी आर्टरीज। तो एक ही चीज़ को मैंने सबको इकट्ठा कर दिया, तो ये याद करने के लिए आसानी हो जाता है। इसके बाद जो कवासाकी डिजीज़ है, इसमें जो होती है इन्फ्लेमेशन ऑफ आर्टरीज, वेन्स, वेसल्स और लिम्फ नोड्स की हो जाती है, तो उसकी वजह से ये बैक्टीरिया करवाता है कवासाकी डिजीज़। और कवासाकी के डिजीज एज अ रिजल्ट ये न्यूरोजम ऑफ कोरोनरी आर्टरीज हो जाती है। अगर उसको एथेरोस्क्लेरोसिस हो या इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ पहले से हो, या एंजाइना या इस किस्म की कोई डिजीज़ हो, तो एबनॉर्मल डायलेशन हो जाती है। एन्यूरोजम बेसिकली होता है एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ द आर्टरीज, तो उसको एन्यूरोजम बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट जो इसकी डिजीज़ है, हमने लोकल भी डिस्कस कर ली, डेसिमिनेटेड भी कर ली, और कुछ लंग्स और जॉइंट से रिलेटेड थी वो कर ली। इसके बाद जो कुछ डिजीज़ हैं वो हैं एक्सोटॉक्सिन मेडिएटेड डिजीज़। अब एक्सोटॉक्सिन मेडिएटेड डिजीज़ में भी 3 तरह की डिजीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है गैस्ट्रोएंटराइटिस, दूसरी है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, स्केल स्किन सिंड्रोम। ये 3 है, तीनों के नाम आ जाएं काफ़ी है। ये जो बाकी सब इसकी एक्सप्लेनेशन है वो आप याद करें ना करें वो आपकी मर्जी है। तो अब जो गैस्ट्रोएंटराइटिस है, ये होता है बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंटेस्टाइन की जो इन्फ्लेमेशन हो जाए उसको गैस्ट्रोएंटराइटिस बोलते हैं। इसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हो जाती है, और वो क्यों होती है, वो फूड को इम्प्रॉपर स्टोर अगर किया जाए तो उसकी वजह से हो जाती है। ये तो हो गई पहली डिजीज़। दूसरी जो टॉक्सिन मेडिएटेड डिजीज़ है वो है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। अब टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जो है वो बेसिकली विजाइनल और नेजल टेम्पन की वजह से होता है। अब ये टेम्पन क्या होते हैं, नेज़ल टेम्पन वो नेज़ल या विजाइनल टेम्पन वो होते हैं जो बेसिकली एक डिवाइस होती है जो विजाइना में ब्लड या एक्सक्रीशंस को एब्जॉर्ब करने के लिए यूज़ की जाती है। तो उसके यूज़ करने से अक्सर ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स रिलीज़ होते हैं, तो वो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम करवाते हैं इस बैक्टीरिया की वजह से। इसके अलावा जो तीसरी डिजीज़ है वो स्केल स्किन सिंड्रोम। अब स्केल स्किन सिंड्रोम जो है वो अगर स्किन पील होना शुरू हो जाए, रोल पहले हो उसके बाद डिस्क्वेमेटेड होके स्किन पील होना शुरू हो जाए बच्चों में, तो उसको स्केल स्किन सिंड्रोम कहते हैं। ये क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस बच्चे को स्केल स्किन सिंड्रोम हुआ है। इसमें आप देखें इसकी स्किन ये जो है रोल्ड अप हुई हुई है, और उसके बाद डिस्क्वेमेटेड हुई हुई है, और ये इन्फेंट है। तो यहाँ से आप इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देख सकते हैं। अब हमने सारी डिजीज़ कर ली, मैं आपको एक फिर भी इसका ओवरव्यू दिखा देता हूँ। एक जो थी वो लंग्स से रिलेटेड 2 डिजीज़ थी, 2 जॉइंट से रिलेटेड थी आपने। इसके बाद जो स्किन के रिलेटेड यहाँ पे डिजीज़ हैं, उसके बाद डेसिमिनेटेड इन्फेक्शंस हैं, सबको इकट्ठा कर दिया। इसके अलावा एक्सोटॉक्सिन मेडिएटेड डिजीज़ हैं। ये 4-5 किस्म की डिजीज़ आपने नाम आप याद रख लें काफ़ी है।
बाकी सब कुछ आपके लिए समझने के लिए है। उसके बाद जो है हैबिटेट एंड ट्रांसमिशन जो है इसकी, सबसे पहले हैबिटेट जो है इसका है वो नोज़ और स्किन है। अब आप या इस चीज़ से भी याद रख सकते हैं कि नोज़ से जैसे वो लंग्स के इन्फेक्शन करवा रहे थे, और स्किन से आप स्किन के इन्फेक्शन और जॉइंट्स के इन्फेक्शन वो आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा अब ट्रांसमिशन जो होती है वो बाय हैंड्स इसकी होती है मोस्टली, तो आपने ये चीज़ याद रखनी है, इसका हैबिटेट और ट्रांसमिशन, ये बिल्कुल आसान है। उसके बाद जो अब इसकी पैथोजेनेसिस पे आते हैं। पैथोजेनेसिस में आपने हर डिजीज़ से मुतालिक एक एक तकरीबन बात याद रखनी है जो यहाँ पे डिस्कस है। आप देखें, जो एक्सोटॉक्सिन मेडिएटेड डिजीज़ थी तीन किस्म की, वो एक थी टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, दूसरी थी एंटेरोटॉक्सिन और तीसरी थी स्केल स्किन सिंड्रोम। अब आप उसके आगे एक एक टॉक्सिन लगा दें तो तीनों के टॉक्सिन बन जाएंगे। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन, अब ये क्या होता है, बेसिकली ये होता है सुपर एंटीजन। सुपर एंटीजन होता है जो कि हेल्पर टी सेल को स्टिमुलेट करता है और साइटोकाइंस को बहुत ज़्यादा रिलीज करवाता है, और साइटोकाइंस में भी स्पेसिफिकली इंटरल्यूकिन 2। उसकी वजह से ये होता है कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं और एक टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम की सूरत में सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जो है अगला जो टॉक्सिन है वो है एंटेरोटॉक्सिन। एंटेरोटॉक्सिन भी बेसिकली सुपर एंटीजन है, लेकिन इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है। अब इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, ये वो होता है कि जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर इंटर होता है और जब तक वो सिम्टम प्रोड्यूस करता है तो उसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। अब एंटेरोटॉक्सिन जो बेसिकली ये मीट्स में और मायोनीज में बहुत ज़्यादा मौजूद होता है और वहीं से ये ह्यूमंस में इन्फेक्शंस करवाता है, तो आपने ये टॉक्सिन भी याद रखना है। इसके अलावा स्केल स्किन सिंड्रोम टॉक्सिन है, ये कि इसका दूसरा नाम एक्सफोलिएटन भी इसको कह सकते हैं। ये टॉक्सिन जो स्केल स्किन कैसे करवाता है, इसके अंदर एक एंजाइम होता है प्रोटीएज जो कि डेस्मोग्लाइन इसको इसको क्लीव करता है और जो कि इन्वॉल्व होता है टाइट जंक्शन ऑफ द स्किन में। ये जो डेस्मोग्लाइन है ये स्किन की एडहेजन करवाता है, मतलब उसको टाइट रखता है, लेकिन जैसे ही ये इसको क्लीव करता है तो स्किन फिर रोल होना शुरू हो जाती है और फिर वही साइन एंड सिम्टम शुरू हो जाते हैं जो कि मैंने पीछे आपको बता दिए थे। उसके बाद जो अगला टॉक्सिन है वो अल्फा टॉक्सिन है। ये भी याद रखना है कि ये मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करवाता है और उसकी वजह से जो स्किन की नेक्रोसिस और फिर आरबीसीज की ब्रेकडाउन हिमोलिसिस होना शुरू हो जाती है। तो ये स्किन के डिजीज़ में ये अल्फा टॉक्सिन मैक्सिमम इन्वॉल्व होता है। अब ये तीन टॉक्सिन जो एक्सोटॉक्सिन मेडिएटेड डिजीज़ के पैथोजेनेसिस हो गई, अल्फा टॉक्सिन स्किन डिजीज़ वाली की हो गई। उसके बाद जो प्रोटीन ए होता है इसमें एक, जो कि इसका मेन विरुलेंट फैक्टर है, वो कैसे है कि ये हैवी चेन ऑफ आईजीजी के साथ बाइंड करके कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट नहीं होने देता और फिर उसकी वजह से फेगोसाइटोसिस नहीं हो पाती और उसकी वजह से बैक्टीरिया वेरुलेंस हो जाता है और फिर वो आसानी के साथ डिजीज़ फैला सकता है। तो प्रोटीन ए आपने लाजमी याद रखना है इसमें। इसके अलावा टैक्विक एसिड इसमें होता है और लाइपोटैक्विक एसिड होता है। टैक्विक एसिड जो होता है वो पॉलीमर ऑफ राइबो रिबिटोल फॉस्फेट होता है। इसमें ग्लूकोज की चेन्स होती हैं और उसके दरमियान फॉस्फेट बॉन्ड की लिंकेज होती है, उसको बोलते हैं टैक्विक एसिड। और ये जो है एडहेरेंस में हेल्प करता है म्यूकोजल सेल्स की। इसके अलावा जो लाइपोटैक्विक एसिड है ये भी वही चीज़ है, एडहेरेंस में ही हेल्प करता है, लेकिन ये जो आगे जाके जो लाइसोजाइम को जब एक्टिवेट करता है तो उसकी वजह से सेप्टिक शॉक प्रोड्यूस हो जाता है जो कि इंटरल्यूकिन 1 और टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर जो कि मैक्रोफेज से रिलीज होते हैं उसके रिजल्ट में। तो आपने लाइपोटेक्विक एसिड से मुतल्लिक सेप्टिक शॉक का लाजमी याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्रोटीन ए भी आदमी से याद रखना है। इसके अलावा इसमें होती है पीवी ल्यूकोसाइडिन। पीवी मीन्स पेंटन वैलेंटाइन ल्यूकोसाइडिन। ये जो होती है ये पोर फार्मिंग टॉक्सिन है, ये WBCs को किल करता है और फिर उसके बाद सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से तकरीबन स्किन के इन्फेक्शन आना शुरू हो जाते हैं। तो ये स्किन के इन्फेक्शन के रिलेटेड पैथोजेनेसिस हो गई। ये डिसेमिनेटेड इन्फेक्शंस के मुतालिक लाइपोटैक्विक एसिड आपने याद रखना है, स्किन के मुतालिक ये याद रखना है, और प्रोटीन ए इनका मेन विरुलेंट फैक्टर है, और टॉक्सिक शॉक के ये वाले टॉक्सिन याद रखने हैं पैथोजेनेसिस में। तो आप अगर डिवाइड करके याद रखेंगे तो आसानी हो गया। ऐसे तीन ये एक्सोटॉक्सिन के याद रख लिए, ये अल्फा स्किन का और पीवी ल्यूकोसाइडिन स्किन का और ये डिसेमिनेटेड के, ये हो गए पैथोजेनेसिस भी की इसकी क्लियर हो गई। उसके बाद जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स कुछ डिस्कस कर लेते हैं जो कि इन डिजीज़ को, मतलब प्री डिस्पोजिंग फैक्टर ये होते हैं कि कुछ फैक्टर जो कि उस डिजीज़ को
होने का बाइस बने। जैसे अगर स्किन इन्फेक्शन है तो स्किन में अगर कोई ब्रेक आ जाए, कोई मतलब कट वगैरह ऐसा कुछ आ जाए तो उसकी वजह से स्किन के इन्फेक्शन हो जाएंगे। इसके अलावा जो सर्जरी के दौरान जो स्टिचेस लगते हैं, सुचर्स, तो उसमें फॉरेन बॉडीज़ कोई आ जाए तो उसकी वजह से भी स्किन के इन्फेक्शन हो जाएंगे, जैसे हमने सर्जिकल वाउंड इन्फेक्शन का तस्करा किया था। उसके बाद जो है इंट्रावीनस ड्रग यूज़ का हमने किया था कि राइट साइड एंडोकार्डाइटिस। अब ये दो स्किन वाले इन्फेक्शन हो गए, उसके डिस्पोजिंग फैक्टर। दूसरा ये हो गए डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन का जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है, वो इंट्रावीनस ड्रग यूज़ है। और उसके बाद जो एक्सोटॉक्सिन मेडिएटेड डिजीज़ थी उनके जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर हैं, जो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम का टेम्पन यूज़ हो गया, जो कि विजाइना और नेज़ल में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर न्यूट्रोफिल लेवल 500 से कम हो जाए तो वो भी प्री डिस्पोजिंग फैक्टर होता है स्टेफिलोकोकस ऑरियस का, इन्फेक्शंस का। उसके बाद जो इसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर भी आपने डिवाइड करके याद कर लेने हैं, दो स्किन के, एक डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन का और दो जो हैं वो टॉक्सिन मेडिएटेड डिजीज़ के। पैथोजेनेसिस भी इसी तरह डिवाइड करके मैंने आपको बता दिया, और डिजीज़ भी। उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी। करेक्टरिस्टिक्स में 4 बातें आपने याद रखनी है। स्टेफिलोकोकस है तो स्टेफलो मीन्स के ग्रेप्स लाइक इसके क्लस्टर्स होते हैं। स्टेफलो से आपने याद रखना है। यहाँ पे मैं आपको आगे पिक्चर में भी दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ग्रेप टाइप, जैसे ग्रेप का गुच्छा हो उस तरह के इसके क्लस्टर्स होते हैं। इसके अलावा इसमें न्यूट्रोफिल्स होते हैं जो कि पिन सेगमेंटेड न्यूक्लियाई होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये न्यूट्रोफिल हैं और इसके अंदर ये सेगमेंटेड न्यूक्लियाई भी मौजूद होते हैं, यहाँ पे ये शॉर्ट एरो में। उसके बाद ये जो है बीटा हेमोलिटिक कॉलोनीज बनाते हैं ब्लड एगार में। इसकी ये प्रॉपर्टी है, ये भी आपने लाजमी याद रखनी है, ये MCQs अक्सर आ जाता है। इसके अलावा इसमें जो बीटा लैक्टामेजेस होते हैं, ये बेसिकली एंजाइम्स होते हैं जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा करते हैं। तो बीटा आपने याद रखना है कि बीटा हेमोलिटिक और बीटा लैक्टामेजेस, ये 2 बातें और ये 2 बातें, ये लाजमी से याद रखनी है। उसके बाद जो है अब हम इसकी लैब डायग्नोसिस पे आते हैं। लैब डायग्नोसिस में आपने कुछ एगार याद रखने हैं। 2 एगार हैं, 2 मतलब कोगलेज और कैटालेज, ये पॉजिटिव टेस्ट, एक ग्राम स्टेनिंग और एक एक्सरे। ये 6 बातें आपने याद रखनी है। अब उसकी मैं आपको तफसील बताता हूँ कि ग्राम स्टेनिंग जो है ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ होती है। इस स्टेनिंग में जो इसका कलर है वो क्रिस्टल वाइट आता है, ये आपने याद रखना है। जितने भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं उसका कलर क्रिस्टल वाइट ही आता है। ग्राम स्टेनिंग पहला टेस्ट हो गया। दूसरा जो टेस्ट है वो है ब्लड एगार और तीसरा है मैनिटोल। ब्लड एगार जो है ये इनरिच न्यूट्रिएंट्स सोल्यूशन होता है। इसमें जो है ये येलो और गोल्ड कॉलोनीज बनाते हैं। अब येलो और गोल्ड कॉलोनी कैसे याद रखना है? आरियस है तो आरियस जो बेसिकली है ये ऑरियम से निकला है, जो कि गोल्ड को कहते हैं ऑरियम। तो गोल्ड से आपने याद रखना है कि येलो और गोल्ड कॉलोनी ये बनाते हैं ब्लड एगार में। और येलो क्यों बनाती हैं? क्योंकि इसमें स्टेफ्लोजेंथीन होता है जो कि कैरोटीनॉइड पिगमेंट है, उसकी वजह से ये गोल्ड कॉलोनीज बनाते हैं। तीसरा जो टेस्ट है वो है मैनिटोल एगार। मैनिटोल एगार को ये उसको भी ये येलो कलर में चेंज कर देते हैं फर्मेंट करके मुख्तलिफ एंजाइम की मदद से। तो आपने ये भी याद रखना है। ये 2 बातें हो गई। उसके बाद कोगलेज पॉजिटिव होते हैं और ये कैटालेज पॉजिटिव होते हैं। ये 2 बातें याद रखने हैं। आप देखते हैं कि कोगलेज पॉजिटिव क्या होते हैं। कोगलेज पॉजिटिव ये होते हैं कि ये मैं पिक्चर में बताता हूँ कि यहाँ पे अगर हमने एक ट्यूब ली और उस ट्यूब के अंदर स्टेफिलोकोकस ऑरियस को इनोकुलेट कर दिया और उसके अंदर ये फिर प्लाज्मा क्लॉटेड बना देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे बना हुआ है। तो ये कोगलेज पॉजिटिव इसलिए होते हैं। इसके अलावा एक कोगलेज पॉजिटिव ये फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में और प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देते हैं, इसलिए ये कोगलेज पॉजिटिव है। कोगुलेशन से याद रखना है। इसके अलावा कैटालेज पॉजिटिव है। कैटालेज मीन के जो H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ऑक्सीजन और वाटर के अंदर चेंज कर देते हैं, तो वो होते हैं कैटालेज पॉजिटिव। ये 2 बातें याद रखनी है। इसके बाद जो हैं अगर वो लंग्स से इन्फेक्शंस थे उसमें पैची इन्फिल्ट्रेट बनाते हैं एक्सरे के ऊपर। पैची इन्फिल्ट्रेट ये होता है कि जो एक्सरे होगा उसके ऊपर नॉर्मल एरिएटेड एरियाज भी नज़र आएंगे और इन्फेक्टेड लंग्स के लोब्यूल्स भी नज़र आएंगे, मतलब नॉर्मल और इन्फेक्टेड दोनों नज़र आते हैं। पैची इन्फिल्ट्रेट इसको कहते हैं। तो आपने लैब डायग्नोसिस में ये सारी चीज़ें याद रखनी है। 2 एगार याद रखने हैं, ब्लड एगार, मैनिटोल एगार, उसके कलर। उसके बाद जो कैटालेज पॉजिटिव और कोगलेज पॉजिटिव, ये 2
टेस्ट याद रखने, एक्सरे याद रखना है और ग्राम स्टेनिंग, ये 6 बातें याद रखने, ये बहुत इनफ है। उसके बाद जो है इसकी ट्रीटमेंट पे आते हैं। ट्रीटमेंट में जो है आपने इन ड्रग्स के नाम लाजमी याद रखने हैं, बाकी सब इनकी तफसील है। पेंसिलिन जी हम दे सकते हैं सबसे पहले, जो कि सेंसिटिव आइसोलेट्स होते हैं। जो कि पेंसिलिन जी कैसे काम करती है कि वो पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ सेल मेम्ब्रेन पे बाइंड करेगी और एक्ट करेगी। पेंसिलिन जी हम मोस्टली आईवी देते हैं क्योंकि ओरली ये बहुत ज़्यादा पोरली एब्जॉर्ब होती है। अब बहुत ज़्यादा पेशेंट्स होते हैं जिनमें पेंसिलिन जी जो होते हैं वो रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, तो उसके लिए हम नेफिसिलिन देते हैं, जो कि प्लाज्मा कोडेड बीटा लैक्टामेज रेजिस्टेंस के खिलाफ हम देते हैं, क्योंकि मोस्टली 85% रेजिस्टेंस बीटा लैक्टामेजिस के खिलाफ बन जाती है, तो उसके लिए हम नेफिसिलिन देते हैं। अब कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं कि वो नेफिसिलिन से भी रेजिस्टेंस पैदा हो जाए, तो उनको हम फिर वैंकोमाइसिन देते हैं। वैंकोमाइसिन बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरियाज के लिए दी जाती है। ये चेंज इन प्लाज्मा बाइंडिंग प्रोटीन उसमें करवा देती है, तो उसकी वजह से ये हेल्पफुल है। इसके बाद जो है मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफिलोकोकाई, उसके लिए भी हम वैंकोमाइसिन दे सकते हैं जिसमें मेथिसिलिन की रेजिस्टेंस पैदा हो जाए। इसके बाद जो है कुछ ऐसे लोग होते हैं उसमें वैंकोमाइसिन की भी रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। वो कैसे पैदा होती है कि जो जीन्स होते हैं जो ट्रांसपोसोन्स में लोकेटेड होते हैं प्लाज्मा इनकोडेड एंजाइम्स में, वो सब्सटीट्यूट कर देते हैं डी लैक्टेट को डी एलानीन में और उसको पेप्टिडोग्लाइकेन में। ये बात आपने याद रखनी है। इसके अलावा ये जो जितनी भी एंटीबायोटिक थेरापी है इसमें टॉलरेंस पैदा हो जाती है। ये अक्सर उसको इनहिबिट तो करवा देती हैं बैक्टीरिया को, लेकिन उसको किल नहीं कर सकती। इसकी टॉलरेंस पैदा हो जाती है। टॉलरेंस ये होती है कि उसका रिस्पॉन्स कम होना शुरू हो जाए, वो मतलब उसको पूरा ख़त्म ना कर पाए। इसके बाद जो है इंसिजन और ड्रेनेज उसमें होती है, वो भी कर सकते हैं, क्योंकि आप जितने भी आपने देखे स्किन इन्फेक्शन थे उनमें एब्सेस बन रही थी, वो फ्रंकल्स, बॉइल्स, इम्पिटिगो, वो सब जो थे उसमें वो सर्जिकली आप इंसिजन करके उसकी वो पस को ड्रेन कर सकते हैं, वो भी ट्रीटमेंट में आ जाता है। इसमें आपने 3 एंटीबायोटिक्स याद रखनी है और एक ये इंसिजन एंड ड्रेनेज याद रखनी है, ये मेन चीज़ थी। उसके बाद जो है यहाँ पे प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन में आप इसको भी हम डिवाइड कर लेते हैं। जो स्किन के इन्फेक्शन थे डेसिमिनेटेड थे, फिर टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम थे। अब स्किन के जो थे सर्जिकल इन्फेक्शंस के लिए हम सेफाजोलिन दे देते हैं, उससे सर्जिकल इन्फेक्शंस को प्रिवेंट कर सकते हैं। हैंड वॉशिंग और क्लीनिनेस बहुत ज़्यादा रखनी है, क्योंकि हाथ से ही ये बैक्टीरिया फैलता है, स्किन से फैलता है। तो ये स्किन के रिलेटेड ये 3 बातें आपने याद रखनी है। उसके बाद डेसिमिनेटेड इन्फेक्शन है उसके लिए आईवी ड्रग यूज़ को बहुत ज़्यादा कम किया जाए, ताकि वो डेसिमिनेटेड इन्फेक्शन, एंडोकार्डाइटिस और वो चीज़ें ना हो। उसके बाद जो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम वाले थे उसमें टैम्पन यूज़ का टाइम बहुत ज़्यादा कम करें, उसको कम टाइम के लिए यूज़ करें। नेज़ल कैरेज को बहुत कम करें, क्योंकि एंटीरियर नेरिस से ही ये बैक्टीरिया ट्रांसफ़र होता है। इसके अलावा जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो रहा था तो उसमें रेफ्रिजरेट फूड करें, तो उससे आप गैस्ट्रोएंटेराइटिस से भी बच सकते हैं। वैक्सीन इसकी बिल्कुल नहीं है, इसीलिए इसकी बहुत ज़्यादा प्रिवेंशन यहाँ पे डिस्कस हो चुकी हैं। तो ये यहाँ पे ये बैक्टीरिया ख़त्म होता है, लेकिन मैं आपको एक सरसरी इस पूरे बैक्टीरिया को एक बार फिर बता देता हूँ कि कैसे आपने याद रखना है, क्या क्या चीज़ याद रखनी है। अब जो इसका सिनेरियो आता है वो अक्सर आपको डिजीज़ सब आपको पता हो। सबसे पहले आपको स्टेफिलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकाई का डिफरेंस पता हो कि इसमें कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, क्या क्या इसका दूसरा नाम है, ये लाजमी पता हो। उसके बाद डिजीज़ में आपको इन सब डिजीज़ के नाम आने चाहिए, जैसे लंग्स से रिलेटेड ये 2 हो गई, जॉइंट से रिलेटेड ये हो गई। आगे उसका पता हो कि वो डिजीज़ में क्या क्या हो रहा है। इसके अलावा ये जो पिक्चर्स हैं ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये अक्सर ओस्पी में बहुत ज़्यादा यहाँ उसमें ये पड़ी होती हैं और वहाँ पे उसके लिए हेल्पफुल हैं। तो ये सब बुक्स की जितनी भी इस टॉपिक से रिलेटेड थी सब तस्वीरें मैंने यहाँ पे डाल दी हैं आसानी के लिए। उसके बाद लोकल स्किन इन्फेक्शन, आपको सब पता हो कि कौन कौन से इन्फेक्शन यहाँ पे हो रहे हैं। उसके बाद ये भी ओस्पी के लिए हो गई। उसके बाद डेसिमिनेटेड इन्फेक्शन में भी सब डेसिमिनेटेड इन्फेक्शंस के नाम आपको लाजमी आने चाहिए। एक्सोटॉक्सिन मेडिएटेड डिजीज़ में भी तीनों के नाम लाजमी आने चाहिए। उसके बाद ये तो सब हो गई डिजीज़। ट्रांसमिशन में हैबिटेट और ट्रांसमिशन इसका लाजमी पता हो। पैथोजेनेसिस में जो एक्सोटॉक्सिन मेडिएटेड डिजीज़ के टॉक्सिन, फिर स्किन के टॉक्सिन जो 2 हैं पैथोजेनेसिस में, और जो डेसिमिनेटेड इन्फेक्शन से रिलेटेड ये 2 हैं टैक्विक एसिड, लाइपोटैक्विक एसिड, और मेन जो वेरुलेंस फैक्टर है प्रोटीन है, ये लाजमी पता हो। उसके बाद प्री डिस्पोजिंग फैक्टर भी सबके पता हो। स्किन के ये पहले 2 हो गए, ये वाला
डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन का हो गया और ये एक्सोटॉक्सिन मेडिएटेड डिजीज़ के हो गए। उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स इसकी बीटा हेमोलिटिक और बीटा वाली ये याद रखनी है। इसके अलावा ये वाली स्लाइड याद रखनी है। इसके बाद लैब डायग्नोसिस में 2 एगार हैं, 2 ये पॉजिटिव टेस्ट हैं, एक एक्सरे वाला है और एक ग्राम स्टेनिंग है, ये याद रखना है लाजमी। उसके बाद ये वही टेस्ट हो गया। उसके बाद ट्रीटमेंट में ये 3 एंटीबायोटिक्स याद रखनी है और इंसिजन एंड ड्रेनेज आपने लाजमी याद रखनी है। उसके बाद प्रिवेंशन में यहाँ पे जो स्किन के रिलेटेड प्रिवेंशन हैं, पहली 3 ये वाली स्किन से रिलेटेड, इनको डिवाइड करके याद करेंगे, बिल्कुल आसान है। यहाँ पे मैंने बिल्कुल अरेंज करके एक जैसी चीज़ों को एक जगह लिख दिया, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। यहाँ पे जो डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन के लिए ये वाला हो गया और आखिरी 3 जो हो गए वो एक्सोटॉक्सिन मेडिएटेड डिजीज़ के लिए हो गए। तो यहाँ पे हमने पूरा स्टेफिलोकोकस ऑरियस को डिस्कस कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ आया तो आप इस वीडियो को पीछे से शुरू करके दोबारा देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको बुक से हेल्प है तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, आपको उससे मज़ीद क्लियर हो जाएगा। आप उसको भी लाजमी से देखें। और बस यही था। इसके बाद जो है नेक्स्ट बैक्टीरिया को डिस्कस करेंगे। उसके लिए आपने क्या करना है कि यहाँ से इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ बेल आइकन को दबा देना है, ताकि आपको अब हर इसकी आने वाली वीडियो की अपडेट मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी से शेयर करो, ताकि इस पे बहुत ज़्यादा ऑडियंस है और बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे आके सीख सकें। और अगर आपको आपकी कोई भी सजेशन है इस लेक्चर से मुतल्लिक, मतलब आप कोई और वे मतलब सजेस्ट करते हैं कि इस चीज़ को इस चीज़ से समझाया जाए, इस तरीके से समझाया जाए, तो वो भी आप नीचे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको वहीं पे दे दूंगा। या उसके रिलेटेड कोई वीडियो बनानी होगी तो वो भी मैं लाजमी बना दूंगा। तो बस बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने का। मिलते हैं फिर नेक्स्ट बैक्टीरिया की वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।